को निकाल दीजिए, rather so every business units the को निकालिए, sorry, so every business units have to retain skill and shrewd business manager. shrewd का मतलब क्या होता है? शार्प, दिमाग से जो बहुत तेज है वैसा वाला, इंटेलिजेंट, ठीक है. Now to take advantage of the ability of this business manager, many business units form combinations. Further, the combinations are also formed due to ambitious nature of certain business managers. They have great organizing and managerial talent. By utilizing their abilities, they create complex businesses around them to satisfy their personal ambitions. अभी आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं. उनका कहना क्या है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो दिमाग से तेज है, शार्प है, इंटेलिजेंट इनफ है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ हम जुड़ जाए. देखो वो ऐसे ही को जुड़ेगा नहीं, हमें भी कुछ दम होना चाहिए. बट सीधी सी बात है कि अगर ऐसे सब लोग मिल जाएंगे जो इंटेलिजेंट इनफ है, तो कितना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे. समझो आप बिजनेस चल रहे हो, आपके भी कुछ इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, आपकी टीम होगी, वैसे ही सामने वाले बिजनेस की टीम होगी. अगर आप दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे तो कौन से लेवल पे आप जा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है. यू कैन ग्रो टू एनी लिमिट्स. तो वो करने के लिए भी लोग साथ में आते हैं कि क्यों ना हम आपकी स्किल यूज करें, आप हमारी स्किल्स यूज करो, दोनों की स्किल यूज करके हम आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज समथिंग इन दिस कि इंडिविजुअल लोग की स्किल कैसे हम उपयोग करेंगे. रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस. रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस मतलब रादर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा रिस्पेक्ट फॉर लार्ज बिजनेस. आप वहां पर लिख दीजिएगा रिस्पेक्ट फॉर लार्ज बिजनेस. इन मॉडर्न बिजनेसेस देयर इज अ जनरल क्रेज एंड रिस्पेक्ट फॉर द लार्ज साइज. क्रेज का मतलब एक जात चलन. This means people feel pride in owning and being associated with things of large size. अभी यहाँ पर वो लोग क्या बोले पता है? सिंपली मैं आपको बोलूँ ना तो આપણે नहीं कहता મોટા સમથિંગ લાઈક ધેટ. એટલે કોઈ એમ કહેવાય ને કે કોઈ સ્ટેટસ વાળો ક્યારે ગણાશે લોકો કે ભાઈ કોઈ મોટો માણસ હોય કે સપોઝ કોઈ બહુ ધનવાન છે તો કોઈ મોટો બિઝનેસનો માલિક છે અથવા મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છે તો કોઈને થશે કે વાહ એની કીર્તિ છે. તો ઇન શોર્ટ વોટ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ કે જેનું પણ નામ હશે, ઠીક છે, મોટું નામ, એની સાથે લોકોને સંકળાયેલું રહેવું વધારે ગમે છે. દે આર ટ્રાઇંગ ટુ સે સી પીપલ ફીલ પ્રાઇડ. પ્રાઇડ એટલે ગૌરવ થવો. પ્રાઇડ ઇન ઓનિંગ એન્ડ બીંગ એસોસિએટેડ વિથ થિંગ્સ ઓફ લાર્જર સાઇઝ. मतलब મોટા લોકો સાથે જોડાવું લોકોને ગમે. શું કામ? કે મોટા સાથે આપણું બી નામ થાય, એટલે મોટા લોકો સાથે આપણને એસોસિએટેડ થવું ગમે કે ભાઈ મારું નામ એમની સાથે સંકળાયેલું રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. આપણા કુટુંબમાં કોઈ જોબ કરતો હોય કોઈ કે ભાઈ હું ટાટામાં જોબ કરું તો હી વિલ સે પ્રાઇડલી. પણ ભાઈ વડોદરાની કોઈ નાની કંપની હશે ને કોઈ તો એમ કહેશે હા ભાઈ, બટ ઇફ ઇટ ઓલ દેર ઇઝ અ નેમ ઇન ટાટા એન્ડ રિલાયન્સ ના તો સાંભળવાળો બી કહેશે અચ્છા તમે ટાટામાં છો. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ હેપન્સ. તો માય પોઈન્ટ ઇઝ કે વાય કોમ્બિનેશન અહીંયા પણ કેમ થશે એ વિચારવું જેવું છે. ઇન બિઝનેસ વર્લ્ડ મેની બિઝનેસમેન आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन लार्ज फर्म्स. मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे फर्म्स है जो अपना भी बड़ा नाम बनाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उसको आगे जाके उसका फायदा हो कॉम्बिनेशन के टाइम. Similarly, several firms come together under one banner to identify themselves as a big business. Even general public is also interested in buying products of large size company. अपन सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे फ्यूचर रिटेल ग्रुप, ठीक है, वो था बड़ा, रिलायंस ने ले ली मुकेश भाई ने. अब आपको मालूम है कि चीजें महंगी मिलती है, ठीक है, मॉल के अंदर, फिर भी लोग जाते कि नहीं जाते? आप जाते ही होंगे, मैं भी कभी गया हूं. क्यों? बिकॉज पीपल वांट सम, वो बोलते ना कि एक माहौल चाहिए भाई, वो एटमोस्फियर चाहिए, वो रिच फीलिंग चाहिए, उसके लिए लोग जाते हैं. मालूम है कि 10 की आइटम 50 में बेचा रहे लोग जाएंगे, तो बिजनेस ऐसे ही लोग कर रहे. बट बात यहाँ पर ये नहीं, बात ये कि ये लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं और क्यों कॉम्बिनेशन होने वाला है. अब आ रहा हूं मैं पॉइंट में. दिस टेंडेंसी एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज बिजनेस कॉम्बिनेशन. अब समझो मेरी बात. जो बिजनेसमैन है, सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस करना शुरू किया, आप समझो आप डीमार्ट वाले हो, आपने शुरू किया, आपको मालूम है कि भाई देखो मॉल वाला इतना कल्चर है नहीं, पहले नहीं था, अभी तो हो गया है. तो जब आपने शुरू किया, मैं तब की बात कर रहा हूँ, और आपने शुरू किया तो आपने सोचा कि देखो अगर ये चीज करेंगे ना तो लोग इससे अट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि लोगों का टेंडेंसी क्या है, लोगों की सोच क्या है कि भाई बड़ी चीज है वो अच्छी चीज है. ये तो मॉल में मिल रही है तो अच्छी चीज है. हो सकता है कि नॉर्मल दुकान में भी उससे अच्छी चीज मिले. आप डीमार्ट में लेने जाते हो, लेकिन मैंने 1000 बार देखा कि वो चीज अच्छी नहीं होती, फिर भी लोग वहां से लेते. समझ में आया? लेकिन स्टिल मेरा कहने का मतलब ये कि 90% लोग नहीं समझते, ज्यादा 10% लोग ये समझते हैं. तो 90% के लिए ये बिजनेस बना है.
समझ में आया? और 90% आपको अगर कवरेज मिल गया तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो, और ये लोग कर रहे हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लोग चाहते हैं कि हम अपना बड़ा नाम करें, अपनी अपनी क्या बोलते हैं प्रेस्टीज हो, अपनी इमेज बने, और उसके बाद इमेज बनने के बाद हम किसी के साथ कोलैबोरेट करके और बड़ा बिजनेस करें। समझ में आया? सो दिस इज समथिंग कि एक बिजनेस के लिए, लार्ज बिजनेस के लिए रिस्पेक्ट है पीपल के माइंड में। जो बड़ा बिजनेस होगा उसके लिए एक रिस्पेक्ट है। अब आते आगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि गुजराती में अगर बोलूं तो समीकरण, ठीक है, आपको कुछ लॉजिकल चीज बताना। लेकिन रैशनलाइजेशन करने का मतलब ये भी होता है कि आप ऐसा कौन सा चीज करो कि आपका बिजनेस एफिशिएंट हो। एफिशिएंट नो मतलब फरी बार कहूं छू, एफिशिएंट मीन्स टू यूज समथिंग इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप कोई भी रिसोर्सेज है आपके बिजनेस में, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके पास मटेरियल होंगे, मैन पावर होंगे, वर्कर्स होंगे, उन सबको आप कितने अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हो, वो है समथिंग कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो समीकरण આપણે કહી શકીએ, જે આપણે લાઈક મેથ્સમાં એમાં પણ સાંભળ્યું હશે. For successful implementation of rationalization, all the units in an industry should take joint and cooperative action for various purposes, such as for regulating prices and output, scrapping idle plant capacity, effective utilization of scarce materials, for standardization of products, etc. उन्होंने क्या बोला? चार चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, प्राइस और आउटपुट के ऊपर, स्क्रैपिंग आइडल प्लांट कैपेसिटी, मतलब जैसे मान लो कोई प्लांट है, अगर वो चल गया तो उसको हटाओ ना, क्यों उसका जगह रोक के बैठे हो आप? समझ में आ रहा है? अगर वो ठीक हो रहा है तो उसको ठीक करके आगे चलाओ, और अदरवाइज उसको भंगार में दे दो, तो स्क्रैपिंग। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स मटेरियल्स, मतलब जो चीज की अवेजी है, मतलब जो चीज जल्दी से मिल नहीं सकता अपने बिजनेस में, आप कोई चीज बना रहे हो, वो मटेरियल तुरंत नहीं मिलता, ऑर्डर देना पड़ता है, 2-2 महीने बाद फॉरेन से आता है, तो जिसको लिमिटेड वे में और प्रॉपरली यूज करना चाहिए, वरना क्या होगा? दिक्कत है। ठीक है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्वालिटी स्टैंडर्ड रखो, ठीक है, परफेक्शन रखो, वो कहना चाहते हैं रैशनलाइजेशन करने के लिए। अगर ये आपने कर लिया तो अब क्या होगा आगे देखिए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द यूनिट्स ऑफ एन इंडस्ट्री फॉर्म ए कॉम्बिनेशन। एग्जांपल, द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड टू इंट्रोड्यूस एंड टू एनफोर्स सर्टेन मेजर्स ऑफ रैशनलाइजेशन इन द जूट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन था वो साथ में आया। क्यों? कि भाई एक स्टैंडर्ड की भाई, अभी जैसे मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। ओके फाइन, फार्मा कंपनी है, ठीक है, तो फार्मा कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है कि जैसे जब ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, आपने पैरासीटामोल का नाम बहुत बार सुना होगा, अब उसमें एक लिमिटेशन होता है कि भाई ये ड्रग्स इतने में ही होना चाहिए, फिर चाहे वो सिप्ला बना ले, जाइडस बना ले, कोई भी बना ले, ठीक है, सन फार्मा बना ले, कोई भी कंपनी बनाए, उसके एक लिमिटेशन रहता है कि अगर आप 500 mg का लेंगे तो वही रहेगा। नाम कंपनी का अलग हो सकता है वो टैबलेट का, लेकिन वो मात्रा जो है, ठीक है, वो एक ही रखेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट ए स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? तो अगर आपके कंपनी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो लोग चाहेंगे कि हम आपके साथ जुड़े और हम भी हमारा स्टैंडर्डाइजेशन आपको दें और हम आगे एक जर्नी शुरू करें लाइफ में। समझ में आया? बिजनेस करने के लिए। फिर मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब क्या है? परचून। समझ में आया? मतलब ये सब चीज मेन हमने देखी। अभी जो आ रही है वो कुछ टॉपिक्स है जो जल्दी से नहीं देखने मिलते कॉम्बिनेशन में, बिजनेस कॉम्बिनेशन में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख जाएंगे। कौन से? सबसे पहले जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज। ये क्या होता है? व्हेन ए फ्यू पर्संस फ्रॉम वेरियस कंपनीज वांट टू कंट्रोल। अभी ये मिसलेनियस टॉपिक में क्यों है? ऊपर का जो हमने पोर्शन देखा, दिस इज द प्योर थिंग, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभार आपको देखने मिलेगा, तो ये परचूरण चीज है। ठीक है, इतना कुछ महत्व नहीं है कॉम्बिनेशन के तौर पर, लेकिन जब होता है तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। When a few persons from various companies want to control interest in market, they can combine their business firms by transferring their shares to a new company. समझ में आया? जैसे दो कंपनी है, ठीक है, वो साथ में मर्ज हुई। अभी सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। देना बैंक है, ठीक है, वो किस में मर्ज हुई? बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर एक विजया बैंक है, वो भी किस में मर्ज हुई? बीओबी में। अब आप समझो उसके जो कस्टमर है किसके हुए? तो भी आप समझो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खड़ी हो गई, वो सब जितने भी कस्टमर बेस था पूरा किनको मिला? बीओबी को। नो डाउट उनको उन्होंने पेमेंट किया होगा उनके शेयर होल्डर को, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि नाउ दे हैव लार्ज कस्टमर बेस, उनका जो रीच था वो बढ़ गया। समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खड़ी हो गई। समझ में आया? पेटेंट लॉस इन स्टॉक एक्सचेंज। पेटेंट क्या होता है पता है? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, उसके टेक्निकल टर्म्स बहुत है, लेकिन एक सिंपल, दिस इज वन टाइप ऑफ राइट। वो आपको पर्टिकुलर राइट दिया जाता है। वो राइट ऐसा होता है कि वो कोई और उपयोग नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका अभी कोरोना वैक्सीन निकल रहा है ना,
तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज लॉन्च कर रही है वो चीज को, ठीक है, बहुत सारी मतलब वो केमिकल फॉर्मूला से बना के, तो सबके पास वो राइट है नहीं है। अभी कुछ कुछ कंपनी से जिनको ये बनाने का ऑर्डर दिया या तो उनके पास राइट मिला है। तो अभी जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी ने बनाया होगा ना, फर्स्ट टाइम जो मतलब इन्वेंशन किया होगा, तो रिसर्च करके ये ड्रग डेवलप किया है, वैक्सीन डेवलप की है, उनको पेटेंट राइट मिला होगा। मतलब उसका मतलब क्या है कि अगर ये जो फॉर्मूला आपको यूज करना है तो आप हमें कुछ पैसे दीजिए बदले में, तब जाके हम आपको वो चीज यूज करने देंगे। फॉर्मूला आप बना सकते हो। हमारा जो है सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो बनाने वाला है, लेकिन वो राइट कहां से लेके आया? जिन्होंने रिसर्च किया। तो दिस इज समथिंग विच इज, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो वो एक्सक्लूसिव राइट है। मतलब आ राइट खाली एक જ વ્યક્તિ પાસે છે, ધેટ ઇઝ પેટન્ટ। તો એવા કેસમાં શું થાય? પેટન્ટ લોસ ઇન સ્ટોક એક્સચેન્જ, તો ઘણીવાર શું હોય કે બધી પેટન્ટ્સ મારી પાસે ના હોય, તો આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ડુ સમથિંગ કે હું એ બિઝનેસ સાથે જોડાઈ જાઉં, જેથી કરીને મને એમની પેટન્ટ પણ યુઝ કરવા મળે, એ જે એક્સક્લુઝિવ રાઇટ્સ છે। ખ્યાલ આવ્યો? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણું જે અહીંયાનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે વેક્સિન બનાવવાનું છે, એ એમની સાથે કોલાબોરેશન કરીને એની સાથે જોઈન થઈ જાય તો બંને કોલાબોરેશનમાં, તો સો એનો મતલબ શું થયો કે નાઉ ધે કેન ઓલ્સો યુઝ ધેર પ્રોડક્ટ। હવે પેમેન્ટ નહીં કરવું પડે, કેમ કે હવે તો બંને સેમ થઈ ગયા ને, બંને સાથે થઈ ગયા। ઓલરાઈટ, when the number of units want to take an advantage of patent rights of a particular unit, they may form a combination and may buy majority of shares of these units। मतलब फॉर एग्जांपल, રશિયાની કોઈ કંપની છે, ફાર્મા કંપની, જેણે આ લોન્ચ કર્યું, અહીંયાનું આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટે ત્યાં એ કંપનીને ટેક ઓવર કરી લીધી, તો અલ્ટિમેટલી એના જે પેટન્ટ રાઇટ્સ હતા એ આપણા થયા, આયા ના? ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ગોઝ। તો આના લીધે પણ કોમ્બિનેશન થતા હોય, આના લીધે પણ બે બિઝનેસીસ સાથે જોડાય। टू गेट कंट्रोल ओवर इट्स मैनेजमेंट, कंट्रोल लेने के लिए पेटेंट मिल जाएगा, उसके ऑपरेशंस मिल जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको कंट्रोल मिलेगा। कॉम्बिनेशन इज वन सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, इन वन सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री में लीड टू कॉम्बिनेशन इन अदर सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री। एग्जांपल, इफ कोल माइंस फॉर्म ए कॉम्बिनेशन, द आयरन एंड स्टील माइंस में बाय अप कोल माइंस टू अवॉइड पेमेंट ऑफ हेवी प्राइस ऑफ कोल। अभी देखो, स्टील या तो आयरन या स्टील इंडस्ट्री है, वहां पर कोल तो चाहिए, मतलब कोलसा ની જરૂર પડે ત્યાં, ગરમ કરીને બધી જે પ્રોસેસ થાય, મેલ્ટ થાય, એને મોલ્ડ કરી બનાવે એના માટે, ઠીક છે। તો હવે એમાં થાય શું, ઘણીવાર તો એવું બને કે કોલ માઇન્સ જે છે એને જ આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રી જે ટેક ઓવર કરી લે, અથવા તો ગવર્મેન્ટ પાસેથી એને રેન્ટ ઉપર લઈ લે, કોલ માઇન્સને ટેન્ડર આપીને। તો એનો મતલબ શું થયો કે જેનો કોસ્ટ આવી રહ્યો એ રિડ્યુસ થઈ ગયો। વાય? બીકોઝ હવે એ લોકોનો જ સ્ટેક આવી ગયો, એ લોકોનો જ કંટ્રોલ છે આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીનો। તો અત્યાર સુધી શું હતું કે ઇન્ડસ્ટ્રી એમની પાસેથી કોલ મંગાવતી હતી અને લઈ લીધી, પણ હવે તો એ પોતાની જ કોલ ઇન્ડસ્ટ્રી થઈ ગઈ। So this is also again a combination. Chance of gains by overcapitalization. Overcapitalization એટલે શું? સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો જે વસ્તુની કિંમત 10 રૂપિયા હોય તમે એને ચડાવીને 20 કે 25 રૂપિયા દેખાડો ને, એને કહેવાય ઓવરકેપિટલાઇઝેશન। આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે આ શેરની વેલ્યુ એટલી વધી ગઈ, બટ કહેને का मतलब मेरा ये है कि તમે રિયાલિટીમાં જોવા જાઓ તો એટલી એની વેલ્યુ હોય જ। સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સ્પેક્યુલેશન, અંદાજો લગાડીને જેમ તમે આગળ વધો એની વાત છે। તો જ્યારે માર્કેટમાં ફુગાવો હોય ને, ઓવરકેપિટલાઇઝેશન, ત્યારે માણસો એન્ટર કરે, પ્રોફિટ કમાઈને નીકળી જાય। શું કહી રહ્યા છે બિઝનેસમેન? મેની પ્રમોટર્સ ફોર્મ એ કોમ્બિનેશન ઓફ બિઝનેસ યુનિટ્સ ટુ ટેક એડવાન્ટેજ ઓફ સ્પેક્યુલેટિવ પ્રોફિટ્સ। ઘણા બધા બિઝનેસીસ સાથે જોડાય, પ્રોફિટ કમાય, નીકળી જાય। કેમ કે જ્યારે માર્કેટમાં કોઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ કે તેજી હોય ત્યારે કોઈ પણ માણસ આવીને ડીલ કરી અને પછી પોતાને એક્ઝિટ મારી લે। ખ્યાલ આવે? The increased importance of distribution. Distribution means nothing but marketing. They are talking about marketing. With the expansion of market at international level, the functions of marketing has become more important and risky. To reduce the risk of marketing, producers may form a combination operation. समझ में आया? अब क्या होता है कि देखो, इंटरनेशनल लेवल पे आपको डील करना है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत मस्त लाइन लिखी है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स में फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑपरेशन। मतलब क्या करेंगे, वहाँ की मार्केटिंग कंपनीज वहाँ की कंपनीज के साथ डील करेंगे, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ पर वो लोग सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे? वहां पर वो लोग शो करेंगे फॉरेन में, और फॉरेन में शो करेंगे तो वहां की मार्केट में जब कोई चीज डिस्प्ले में आएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई कस्टमर तो होगा जो उसको ट्राई करेगा, और जब ट्राई करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका धीरे धीरे बिक्री होना शुरू होगा। सो दिस इज हाउ दे मेक कॉम्बिनेशन विद फॉरेन बिजनेसमैन ऑल्सो। तो आज के सेशन में हमने इतना किया। वी आर डन विद आवर क्वेश्चन वन, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आगे मूव करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कौन से प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं उसके ऊपर आएंगे। अभी तक तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन की क्या रीजंस है और उसके मीनिंग क्या है। अब वो क्वेश्चन 2 है, थोड़ा आगे एक बार पढ़ लेना न्यूज़पेपर की तरह, जस्ट वन टाइम रीडिंग, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।